तभी वो बात करेंगे। ठीक है, मेरा वॉइस सबको ऑडिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। सो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है और उसे क्या, दूसरा नेम क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड एज, यस ऋतुपर्णा? सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो हम्म। जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में ही लगे रहेगी। और अगर कोई चीज मतलब गति में है, मोशन में है, और हम जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगी। और उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ओके, वेरी गुड, यस। बट उसमें एक वर्ड मिसिंग था, यस अपूर्व, आपको कुछ कहना है? Sir, for example, हम्म, a book on a table stay at rest unit position. हम्म, Then someone push it. ओके, यस, थैंक यू बेटा, करेक्ट। ऋतुपर्णा, आपने सेंटेंस स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट था, बट उसमें आपका जो मिस हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें आपने बोला था ना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, आपने एक्सटर्नल फोर्स करेक्ट बोला था, बट जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या अपनी मोशन चेंज नहीं करता, यानी कि वो रेस्ट मोशन में है तो रेस्ट मोशन में ही रहेगा, अगर पर्टिकुलर मोशन में है पर्टिकुलर मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब अगर मेरा स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति पर सेकेंड और उतना ही फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मेरा जो वेलोसिटी उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, बट उससे ज्यादा फोर्स यानी कि एक्स्ट्रा स्पीड से कोई मुझे पुश करेगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो मेरा मोमेंटम चेंज होगा। तो अनबैलेंस फोर्स होना जरूरी है, इक्वल फोर्स रहेगा तो मैं एज इट इज कंडीशन में रहूंगा। ये बताने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको समझा मैंने क्या बताया? यस। यस सर। या Yes, sir. ओके। और सो उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सीखा था, और अभी आप उस सेकेंड लॉ में कौन सा एक नया फॉर्मूला सीखे थे? कोई बता सकते हैं क्या? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम लोगों ने यस सीखा। सर। हम्म, मोमेंटम का फॉर्मूला सीखे थे। जी, क्या था बेटा वो फॉर्मूला? P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। ओके, वेरी गुड, यस सही। आपको कुछ बोलना है? उसके बाद हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला सीखा था? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, यस, मैं सही को पूछ रहा हूँ बेटा, आपका सही का कुछ कहना था? यस सही। सर मैं फॉर्मूला बता रही थी। हाँ, ओके। चेंज इन मोमेंटम मुझे पता चला ऋतुपर्णा का, बट उसके बाद से ही मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोमेंटम का फॉर्मूला तो ऋतुपर्णा ने मुझे करेक्ट बताया, बट उसके बाद भी हम लोगों ने इक्वेशन देखा था न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के थ्रू। क्या आप बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला सीखा था? वो फॉर्मूला इस जगह पे है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। F is equal to M multiplied by A. यस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमेशा एफ लेटर से बताते हैं, मास स्मॉल एम से बताते हैं, ए मतलब एक्सेलरेशन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर्स का जिसका कुछ पॉइंट ऑफ वैल्यू मिस हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत सारे बच्चे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में पूछा करो, मतलब इस सेशन में भी पूछोगे तो भी पता चलेगा। इस स्लाइड पे जो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है आज तक वो सब यहाँ पे है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर आपने 11th स्टैंडर्ड साइंस से करते हो तो उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखने वाले हैं। तो ये मैंने स्लाइड का स्क्रीन रखने का रीजन ये है कि आप 9th स्टैंडर्ड में हो, बट जब आप नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन लोगे, साइंस स्ट्रीम से पढ़ोगे, तो साइंस डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है जब तक कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
ठीक है, तो मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं इसीलिए पढ़ोगे नंबर्स के लिए। तो आज के लिए जो भी आपका नॉलेज है वो आज के लिए यूजफुल होगा, बट इसको फ्यूचर तक लेके जाना है तो उसको स्किल के तरह सीखना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। सो फर्स्ट हम लोगों ने एवरीडे लाइफ का जो भी हम लोग मोशंस देखते हैं उसके बारे में देखा था। स्टार्टिंग में मोशन का डेफिनेशन हम लोगों ने इस टॉपिक में सीखा था। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था। फिर अनबैलेंस बैलेंस फोर्स के बारे में देखा। और न्यूटन्स के 3 लॉज हमारे चल रहे हैं, उसमें से लास्ट लॉ आपका बाकी है और इस चैप्टर का आज एंड होने वाला है। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। सो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स कैसे होते हैं, तो आपके सामने एक पिक्चर है। बैलेंस फोर्स मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टग ऑफ वॉर। बोथ पिक्चर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जो लेफ्ट वाला पिक्चर है वहां पे रेड कलर का रिबन लगाया है और व्हाइट कलर की एक लाइन है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के स्टूडेंट को सेपरेट करती है। वहां पे जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स लिखा है। ठीक है, बैलेंस फोर्स होने के वजह से बोथ टीम्स पुल्स इक्वली। सबसे पहले हम लोग को फोर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा था। फोर्स मींस पुल और पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। मतलब कोई भी चीज जिसको हम लोग अपने तरफ खींचते हैं या उसको धकेलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो बैलेंस फोर्स मतलब क्या, टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींच वाला एक सीन है आपके सामने। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दोनों स्टूडेंट, लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है वहां पे इक्वल फोर्स होने की वजह से जो रिबन है वो व्हाइट कलर के लाइन पे दिख रहा है। बोथ टीम्स पुल्स मतलब खींच रहे इक्वली, इक्वली प्रेशर और इक्वली फोर्स लगाने की वजह से रिबन सेंटर में दोनों भी इक्वल कंडीशन पे आ गया है। द रोप डज नॉट मूव, नेट फोर्स होगा यहाँ पे 0। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या, वन टीम पुल्स हार्डर मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा। द रोप मूव्स टू देयर साइड एंड अनबैलेंस फोर्स नीड टू चेंज द मोशन। मतलब यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइन है, जिसकी साइड ज्यादा फोर्स रहेगा उसी साइड पे बाकी के स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, खींचे चले जाएंगे। जो एरो है राइट साइड का जो पिक्चर है उसमें डार्क एरो का रख के बताया, येलो कलर का डार्क शेड है। इसका मतलब राइट साइड पे जो स्टूडेंट है उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया है, एकदम हार्ड पुल कर रहे हैं वो। इसके वजह से वहां पे फोर्स अनबैलेंस हुआ और जो लेफ्ट साइड के जो स्टूडेंट है उनके तरफ खींचे चले जाएंगे। सो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्ट हैव नेचुरल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नहीं चलता, उसका एक लेजीनेस होता है। जब तक कि हम लोग उसको फोर्स नहीं देंगे, कोई कंडीशंस नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वो अपनी पोजीशन या मोशन में चेंजेस नहीं करता। इसीलिए इस न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया। तो स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट अ रेस्ट और कीप्स मूविंग अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स acts on it. This is also called as laws of inertia. So resting object wants to stay at rest. मतलब यहाँ पे स्टोन बताया है लेफ्ट साइड वाला पिक्चर, वो रेस्ट मोशन में वो रेस्टिंग कर रहा है, उसको चेंज ही नहीं होना है, तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, राइट साइड वाला पिक्चर है वहां पे एक टायर का एग्जांपल है, व्हील का एग्जांपल है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट। कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव होता रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, तब तक वो अपना रेस्ट मोशन और मूविंग वाला स्ट्रेट मोशन चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस लॉ को बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया। ये मैंने आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल बोला था प्रीवियस लेक्चर में। ये एक्सपेरिमेंट आप करो तो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आएगा। कॉइन एट अ रेस्ट ऑन अ कार्डबोर्ड, वहां पे आपको कार्डबोर्ड पे क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होने की वजह से कॉइन क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में होने की वजह से
जो बॉटम वाला कार्डबोर्ड है वो मूव होता है और कॉइन्स ड्रॉप होता है ग्लास में। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंगो ट्रीज, जो ब्रांच ऑफ जिस ब्रांच को मैंगोज आए हुए हैं, जब तक कि उसके ऊपर आप फोर्स नहीं लगाओगे, उसको हिलाओगे नहीं, तब तक वो मैंगोज ड्रॉप नहीं होंगे, फॉल नहीं होंगे। सो फ्रूट्स फॉल व्हेन ट्री ब्रांच इज वॉलेंटली शेकन, मतलब जोर से हिलाओगे उसको, तभी जाके वो फ्रूट्स टूट के नीचे आएंगे। फैंस कंटिन्यूअसली स्पिन होता रहेगा जब तक कि आप उसको स्विच ऑफ नहीं करोगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो ये सभी मोशंस हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि ये सब मोशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। उसको हम लोग लॉज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। स्क्रीन पे तो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है वो प्लास्टिक बॉल का है, और रेड कलर का जो बॉल दिखा है वो सीजन बॉल है, जो क्रिकेट में यूज किया जाता है, हार्ड रहता है। क्वेश्चन मेरा आपके सामने एक है कि अगर किसी ने मेरे तरफ ये बॉल थ्रो किया और मुझे इसको कैच करना है, तो सबसे इजीएस्ट कैच लेना कौन सा रहेगा? मतलब कैच करने के लिए सबसे इजी कौन सा रहेगा? सीजन वाला बॉल कैच करना इजी रहेगा या प्लास्टिक? एनीवन? सर प्लास्टिक। सीजन प्लास्टिक। ओके, कुछ लोगों का कहना है प्लास्टिक, कुछ लोगों का कहना है सीजन। ओके, यस ऋतुपर्णा, मैंने सब लोग को बोला कि जिसको आंसर देना है वो हैंड रेस करेंगे। जी, सर प्लास्टिक। ओके प्लास्टिक, यस। अनुष्का? यस सर प्लास्टिक। क्यों बेटा? क्योंकि सर वो हल्का है और सीजन बॉल जो होता है वो बहुत भारी होता है, इस वजह से। ओके, यस। समृद्धि, आपका कहना क्या है? मैम प्लास्टिक सर। सॉरी सर, प्लास्टिक वाला। ओके, नो प्रॉब्लम। हैंड्स डाउन करोगे तो चलेगा। मुझे इसके पीछे का जिसको रीजन बताना है, जिनको रीजन बताना है, वो खाली हैंड रेस करेंगे। सर मुझे बताना है। जी बोलिए। सर जो प्लास्टिक का बॉल होता है ना, उसका वेग कम हम्म होता है, तो वो हम्म हमारे पास कम फोर्स से आएगा, तो इसलिए हम हम्म उसे इजीली कैच कर पाएंगे। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी सही है। गेटिंग रेडी है सेकेंड लॉ। तो इसके लिए हमें मोमेंटम सीखना जरूरी है। मोमेंटम क्या होता है वो देखते हैं पहले। इट इज इजियर टू कैच लाइट प्लास्टिक बॉल और हेवी रबर बॉल। यहाँ पे रबर बॉल मेंशन किया गया है, बस सीजन बॉल भी ऐसा ही दिखता है। इट इज इजियर टू कैच अ नेक्स्ट। अगर जो बॉल आपके तरफ स्लोली आ रहा है उसको कैच करना इजी रहेगा, या जो बॉल आपके तरफ तेजी से आ रहा है वो बॉल आपको कैच करना इजी रहेगा? समृद्धि आंसर सर मैं बताएंगे। यस। बताऊं? ऋतुपर्णा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। यस समृद्धि। यस ऋतुपर्णा। सर स्लो बॉल, जो हमारे पास ओके। स्लो स्पीड से आएगा वो। ओके, अनुष्का क्यों? अनुष्का को नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों स्लो बॉल? आपका भी यही आंसर था ना कि स्लो बॉल कैच करने रोकना आसान रहे? यस सर, क्योंकि जो बॉल है उसका मास में होगा, इस वजह से। ओके, ठीक है। ये लॉ समझने के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत जगह पे यूज होता है, इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इजियर, मतलब हमें कोई बॉल आसानी से पकड़ना हो तो प्लास्टिक बॉल पकड़ना इजी रहेगा या हेवी रबर बॉल पकड़ना इजी रहेगा? तो आपका आंसर था प्लास्टिक बॉल, करेक्ट आंसर। दूसरा कि अगर कैच करना है आपको, जो बॉल स्लोली आपके तरफ आ रहा है और जो तेजी से आपके तरफ आ रहा है, इसमें से भी आंसर करेक्ट था कि स्लोली बॉल जो आपके पास आएगा वो इजी रहेगा। इसके पीछे का रीजन है मोमेंटम। अब मोमेंटम सीखना है तभी जाके हम लोग सेकेंड लॉ सीख पाते हैं।
तो मोमेंटम किस तरीके से बना हुआ है, मास यानी भारीपन और वेलोसिटी यानी कि रफ्तार। अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 50 ग्राम का एक बॉल है, वो स्लोली आपके तरफ आ रहा है, और 50 ग्राम का वही बॉल आपके तरफ तेजी से आ रहा है। वेट तो मैंने सेम ही रखा है, 50 ग्राम मास वो सेम रखा, बट स्पीड में चेंज किया। तो स्पीड की वजह से मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। तो वही बॉल 50 ग्राम का तेजी से आपके तरफ आ रहा है, तो आप उसको पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींचते हो। क्यों? क्योंकि उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा समय मिले, और सॉफ्टली वो आपके हाथ पे क्या हो जाए, आके टकराए। इसीलिए कोई भी क्रिकेटर जब कैच पकड़ता है ना, तो बॉल के मोमेंटम के साथ साथ अपना हाथ क्या करता है, पीछे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसी मोमेंटम को सेम रखने के लिए, और जो हाथ को जो तकलीफ हो जाए वो कम होने के लिए, जो फोर्स के हिसाब से जो बॉल बॉल कोलाइड होगा हैंड्स पे, तो उससे जो तकलीफ हो, जो पेन होता है, वो कम होने के लिए। इसीलिए मोमेंटम सीखना जरूरी है। मोमेंटम इंडिकेट किया जाता है कैपिटल लेटर पी से। सो द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास मींस वेट एंड वेलोसिटी मींस स्पीड। सो न्यूटन्स कॉल्ड दिस कंबाइंड पावर इज कॉल्ड एज मोमेंटम, और उसका स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फॉर्मूला जो हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाया है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहेगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था। इंडिकेट किया जाता है, फाइनल स्पीड वी से इंडिकेट किया जाता है। सो चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो फोर्स use the formula, force is the mass into acceleration। acceleration मतलब स्पीड में होने वाला चेंजेस, इट्स कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, ये सीखने से पहले, ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के थ्रू हम लोग को ये फॉर्मूला मिला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट उसका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? सो स्टेटमेंट ये है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एंड साइज। सो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब कोई भी पर्सन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसको समझने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं दो, की आपको इजीली समझ में आ जाए। कि दो पर्सन में रेस लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन को लग रहा है कि सेकेंड पर्सन मेरे से आगे है, तो वो भागते समय एक फोर्स अप्लाई करता है सेकेंड पर्सन के ऊपर, और उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वेलोसिटी चेंज हो गया, मतलब वो पर्सन गिरा, उसका स्पीड क्या हो गया, जीरो। मास दोनों का सेम था, कुछ भी रहेगा, बट वेलोसिटी जीरो होने की वजह से वो वहां पे ही रुक गया, और फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, रेस जीता। बिकॉज उसने चीटिंग किया, उसने क्या किया, उसको पुश किया। पुश किया मतलब अप्लाइड फोर्स किया। अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये एरो का डायग्राम क्या है, कि जैसे एक बच्चा झूले में बैठा है, ठीक है, और उसको पुश किया जा रहा है, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक एक ज्यादा फोर्स देने की वजह से वो गिर भी सकता है। सो चेंज इन मोमेंटम। यस ऋतुपर्णा, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर आप मोमेंटम मतलब क्या शॉर्ट में बता सकते? मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप हो, मैं हूं, आपके बॉडी का एक मास रहेगा 20 kg, 40 kg, 70 kg, कोई भी पर्सन है, ठीक है। अगर हम लोग रेस्ट मोशन में है, तो हमारा मोमेंटम जीरो है। क्यों जीरो है, बता रहा हूं, वेलोसिटी है ही नहीं ना। सो मास इंटू जीरो करोगे, आंसर क्या आएगा, जीरो। मास। जीरो। वो हाँ, जीरो जी। अभी आपका मास है, और आप चलते चलते कहीं बाहर जा रहे हो,
मतलब पहले स्टार्टिंग में आप बैठे हुए थे, रेस्ट पोजीशन में थे, तो आपका मोमेंटम था 0, आप भागने लगे तो आपका मास तो सेम ही रहेगा, जो भी आपका वेट रहेगा 20 kg 40 kg जो भी एक्सेट्रा, और वेलोसिटी अभी क्या हुई, आपका चेंज हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। पहला मोमेंटम क्या था, 0, अभी आपका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, आपका 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड है, आप 2 मीटर इतना डिस्टेंस या 1 मीटर इतना डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर रहे हो, तो उनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 इंटू 40 करोगे तो 80 आएगा। सो 80 मीटर पर सेकेंड जो भी आपका यूनिट आएगा, मतलब मोमेंटम आएगा, तो वो चेंज हुआ ना, पहले 0 था अभी सडनली चेंज हुआ, इसको बोला जाता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, या नहीं समझा अभी तक? यस सर, समझ में आ गया। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट में मोमेंटम रहता है। ठीक है, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों? क्योंकि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, डायरेक्शन नेसेसरी है, और उसका साइज मतलब उसका शेप कैसा चेंज हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मतलब संवेग, वेग यानी कि आपको पता है कि स्पीड में कम जाए, संवेग मतलब उसके साथ साथ होने वाला बदल, चेंजेस। सो संवेग, क्यों संवेग? तो मास इंटू वेलोसिटी, उसके साथ मास आता है और वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी मतलब वेग, और मास आने की वजह से उसका नेम चेंज हो गया संवेग। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब कोई भी मोमेंटम किस तरीके से चेंज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अप्लाइड फोर्स मतलब जितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा उसके वजह से चेंज होता है। सो मोर फोर्स मतलब फास्टर चेंज इन मोमेंटम, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो मोमेंटम बहुत फास्टली चेंज हो जाता है। सो इनिशियल मोमेंटम एम यू से बताते हैं और फाइनल मोमेंटम एम वी से बताते हैं, और उसके वजह से अप्लाइड फोर्स आया तो मोमेंटम चेंज हुआ। सो उसी लिए ये फॉर्मूला बना है, एफ इज इक्वल टू मतलब अप्लाइड फोर्स, चेंज किस में होता है, एक्सेलरेशन में, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किस तरीके से आया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। सो मोमेंटम किस तरीके से चेंज होता है, मास इन ब्रैकेट इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें जो v माइनस यू अपॉन टी है इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो m एज इट इज है, और v माइनस यू होल डिवाइड बाय टाइम ये कन्वर्ट होता है एक्सेलरेशन में। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन देखा है एक्सेलरेशन का, और ये फॉर्मूला न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के थ्रू मिला है आपको, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। देन एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट जो रहता है वो डाइन रहता है। उसके साथ मैंने न्यू ऐड जो किया है इस लेक्चर में कि मोमेंटम का भी एसआई यूनिट होता है, मास इनटू वेलोसिटी रहता है ना, तो मास किलोग्राम में और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वही सीजीएस मतलब छोटा यूनिट रहेगा तो वो ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड रहता है। जैसे कि ये आपको समझने के लिए एग्जांपल दिया है कि जैसे कि हम लोग मिल्क जो घर में आता है मिल्क लीटर में मेजर करते हैं ना, वैसे फोर्स न्यूटन में मेजर करते हैं, ये समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। सो सेम एक एग्जांपल है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एक क्वेश्चन बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला है कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करके आप इसमें कितना फोर्स अप्लाई हुआ है वो फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि स्पीड में होने वाला चेंजेस। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है 16 kg, वो एक एक्सेलरेशन के थ्रू मतलब उसका जो स्पीड था 0 था, आपने फोर्स लगाने की वजह से उसका स्पीड हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गिवन मास आपको दिया था 16 kg, एक्सेलरेशन दिया है
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें कितना फोर्स अप्लाई हुआ है ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू हम लोगों ने 16 पुट कर दिया और एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दिया 3। 16 का टेबल 3 तक काउंट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 48 न्यूटन। यही क्वेश्चन, यस, यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। सो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे 48 न्यूटन। आपको यहाँ पे समझने के लिए पिक्चर्स दिए हैं, मतलब वो फोर्स लगा रहा है तो आपको लग रहा है कि वो पीछे की तरफ वो बॉक्स को राइट साइड में पुश कर रहा है, बट उसका जो फोर्स लग रहा है ना, जो पीछे वाला पैर है वो जमीन पे अप्लाई किया गया है, उसका सपोर्ट लेके वो पुश कर रहा है। ठीक है, फोर्स पीछे की तरफ नहीं लग रहा है, वो आगे, मतलब बॉक्स जो मूव होगा वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मूव होगा। ठीक है, समझा है आपको ये क्वेश्चन? नो सर। क्या नहीं समझा? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। हाँ, ओके, समझ गया ठीक है, सर। ओके नो ओके, सर, ठीक है, got it सर, got it। ओके 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 बेटा। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो आज हमें सीखना है, समझना है। इन ए नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन। जो नेचर में, अभी नेचर के दो मीनिंग होते हैं, किसी का नेचर मतलब स्वभाव, और यहाँ पे नेचर मतलब जो सराउंडिंग पार्ट, जो हम लोग निसर्ग बोलते हैं ना। सो इन नेचर फोर्स कैन नॉट अलोन, फोर्स अलोन नहीं रहता है, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर्स। पेयर मतलब जोड़ी में अप्लाई होता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स मतलब क्या, कि जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसका रिएक्शन फोर्स नेचर में अवेलेबल रहता है। जैसे कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओगे, मतलब जमीन पे खड़े हो जाओगे, तो आपका फोर्स जो है ग्राउंड के ऊपर अप्लाई होता है, उतना ही अपोजिट फोर्स ग्राउंड आपके ऊपर अप्लाई करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जमीन के अंदर धंसते चले जाओगे। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर जहां पे कीचड़ रहता है, कीचड़ दलदल वाला हिस्सा रहता है, वहां पे जो शेप रहता है मिट्टी का वगैरह वो अलग है। सॉलिड ग्राउंड के बारे में मैंने एग्जांपल दिया है, जो सरफेस एकदम स्ट्रांग रहेगा, जितना फोर्स आप उसके ऊपर लगाओगे उतना रिएक्शन फोर्स आपके बॉडी के ऊपर अप्लाई रहता है और आपका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस होता है। दिस फोर्स हैपन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। जैसे आप फोर्स लगाओगे उसी टाइम पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके साथ खेलने के लिए कोई फ्रेंड नहीं है और आपके पास एक स्मॉल बॉल है, रबर बॉल, ठीक है। आप अकेले हो घर में, तो घर के बाहर जाते हो जहां पे वॉल रहता है घर का, वहां पे वो बॉल को फेंकते हो, ठीक है। जितने फोर्स से आप उस बॉल को वॉल के ऊपर फेंकते हो उतना ही फोर्स वॉल उस बॉल के ऊपर अप्लाई करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। आपने सामने के डायरेक्शन में अप्लाई किया है फोर्स वॉल के तरफ, वॉल के पास वो बॉल टकराएगा, जैसे बॉल वॉल के साथ टकराएगा, वॉल उतना ही फोर्स बॉल पे अप्लाई करता है और वही बॉल आपके तरफ आ जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। हाँ यस बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर हम हम्म, अगर कोई ग्राउंड होगा तो उस पे हम जब हम्म, चलते हैं तो हम हम्म, ग्राउंड को पीछे की तरफ ढकलते हैं और हमें हम्म, ग्राउंड आगे की तरफ ढकलता है। मतलब हम्म। मेरे माइंड में आया है ये एग्जांपल। करेक्ट है, ये एग्जाम्पल भी करेक्ट है, क्योंकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हो, सो बैकवर्ड डायरेक्शन से उतना ही फोर्स, मतलब जैसे आप पैर लगाओगे, प्रेशर दोगे, आप आगे की तरफ मूव होगे तो पीछे की तरफ से आपको जमीन फोर्स लगा रहे हैं। बट ये सिनारियो जो आप बोल रहे हो ये रफ सरफेस पे होता है। रफ सरफेस मतलब जो ओबड धोबड रहता है, मराठीत मध्ये बोलतो ना ओबड धोबड आकाराचा, म्हणजे खडबुडीत भाग,
त्याच्यामध्ये. पण जर समजा फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे जमीन पे चल रहे हो, बहुत स्मूथ है. फॉर एग्जाम्पल घर में आपके टाइल्स लगा हुआ है, घर का टाइल्स तो देखा होगा, और वहां पे ऑयल या पानी गिरा हुआ है, तो आप चल पाओगे? No, sir. तो वहां पे क्या होगा, No, आपका sir. फ्रिक्शन, हाँ, आपका फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप स्किड करते हो, फिसलते हो. तो हर एक, मतलब आपका एग्जाम्पल करेक्ट है, बट कुछ जगह पे, मतलब जो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे कुछ पार्ट के लिए करेक्शंस है, मतलब उसका रीजन अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोट का एग्जाम्पल दिया है. अगर आप कभी बोट में बैठे होंगे, तो जब भी हम लोग बोट में बैठते हैं ना, कि हम लोग आगे का पैर जैसे बोट में डालते हैं, तो बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है. आपको लगता है कि मुझे किसी से पीछे से खींच रहे हैं. ये बोट में चढ़ने वाला इंसान है, तो वो शफल भी होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस करने के लिए. और दूसरा एग्जांपल, आप बोट से जब बाहर की तरफ कूदते हो ना, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कूदते हो, उसी टाइम पे बोट जो है ना पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि आपने फोर्स लगाया. जैसे कि अपूर्वा ने एग्जांपल दिया कि सर हम जमीन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपना अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ये वाला कॉन्सेप्ट बोट से उतरने के टाइम फील होता है. आप उतरते समय जंप करोगे ना, तो ऐसा लगता है कि बोट पीछे की तरफ गया और मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग फोर्स. क्योंकि कभी भी फोर्स अलोन नहीं होता, वो पेयर में अप्लाई होता है. दे एक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो डू नॉट कैंसल आउट. मतलब वो एट अ टाइम डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, इसीलिए आपस में कैंसिल नहीं होता. समझे? ये उसका रीजन है. जैसे कि एक्शन में बोला है कि पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसी टाइम पे बोट क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा. ये जो एग्जांपल है वो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स, मतलब न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जांपल है. अब रियल लाइफ का एग्जांपल, एक बलून वाला यहाँ पे बोट है, और एक रॉकेट का एक पार्ट बताया है. ठीक है, तो बलून में क्या किया है आपने, एयर भरा हुआ है. जैसे आप उसका एक हिस्सा खोलोगे, तो बलून से एयर क्या हो जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा. वो जो एयर निकल रहा है उसके वजह से बोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, और जो एयर निकल रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है. Got it, sir. I know. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन फोर्स फॉर रॉकेट. हॉट गैसेस पुश डाउन, उसी टाइम पे रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट को आगे की तरफ धकेला जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है फायरिंग अ बुलेट. जब कोई पर्सन बुलेट फायर करता है, तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. ठीक है, और बैट से कोई क्रिकेटर बॉल हिट करता है, तो ये एक्शन फोर्स है. बट रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जो गन है वो थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम, ज्यादा मूव नहीं होता, बट हल्का सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है. बैट भी मारते समय थोड़े से टाइम के लिए पीछे की तरफ घूमता है. ये जो एग्जांपल है ना, वो एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल है. न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है. एक्शन एंड रिएक्शंस आर सिंपली ऑर्डिनरी फोर्सेस पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर. और ये लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन मतलब अक्षय रहने का, मतलब वो कन्वर्ट होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता. मोमेंटम हमेशा कंजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है. जैसे कि अभी मैं रेस्ट मोशन में हूं, तो मेरा मोमेंटम 0 है. ठीक है, मैं भाग रहा हूं तो मेरा मोमेंटम हाई रहेगा, तो कन्वर्ट होता है, हाई से लो, लो से हाई. सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का मीनिंग होता है संवेग. सो व्हाट हैपन व्हेन टू ऑब्जेक्ट क्रैश इनटू ईच अदर, मतलब दोनों भी ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए, तो इसका आंसर क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आके टकरा गए, तो उनका मोमेंटम है ना कंजर्व हो जाता है. जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं,
मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे माउस से जो साउंड निकल रहा है, ठीक है, तो ये साउंड आप सुन रहे हो, ठीक है। तो आप सुन रहे हो मतलब क्या, मैं साउंड एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, साउंड एनर्जी। आप क्या कर रहे हो, उसको कंजर्व कर रहे हो सुन के। जो भी एनर्जी होता है या मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है। सो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद। आपको ऐसा लगता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए तो मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो कंजर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने मार्बल्स रखे हैं। पहला वाला मार्बल है जिसको M1 से इंडिकेट किया है और उसका स्पीड U1 है, स्टार्टिंग का स्पीड U1। दूसरा वाला छोटा ऑब्जेक्ट है, दूसरा मार्बल, उसका मास M2 है और इनिशियल स्पीड है U2। और दोनों एक ही तरफ ट्रैवल कर रहे, एक ही स्पीड में ट्रैवल कर रहे, एक ही डायरेक्शन में। बट फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गया और दोनों भी आपस में टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ, जो हेवी ऑब्जेक्ट था M1 वो पीछे की तरफ आ गया और M2 था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग गया। तो M2 का स्पीड ज्यादा हो गया और M1 का स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, M1 का स्पीड कम हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो गया। चेंज होना मतलब कंजर्व हो गया। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वो V1 और V2 से हम लोगों ने बताया। दोनों का मास M1 M2 जैसे था वैसा ही है, बट वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में ट्रेवल कर रहे थे आपस में टकरा नहीं रहे थे, कुछ टाइम बाद आपस में टक्कर हो गया उनका, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। एक राइट की तरफ भाग रहा है, एक लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम यहाँ पे क्या हुआ है, कंजर्व हुआ है। मोमेंटम इज नॉट लॉस्ट, कभी भी खत्म नहीं होता, वो कंजर्व किया जाता है। इट जस्ट मूव बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में शेयर किया जाता है। जैसे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे थे कोलिजन होने से पहले, आफ्टर कोलिजन दोनों का डायरेक्शन चेंज हुआ है। M2 V2 इसका डायरेक्शन जैसे था पहले था वैसा ही है, बट जो पहला ऑब्जेक्ट था M1 उसका डायरेक्शन उल्टा आ गया है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। ये क्यों हुआ, कंजर्वेशन जो हुआ है, मतलब यहाँ पे मोमेंटम जो कंजर्व किया गया है इसके वजह से ऐसा हुआ। सो देयर इज अ नो एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल मोमेंटम इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ था, इसी वजह से पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है यानी कि संवेग है ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो गया, कंजर्व किया गया है, स्टोर किया गया है। गन में भी सेम ऐसा ही होता है। और ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो रिकॉइल ऑफ ए गन मतलब गन का जब बुलेट फायर करने के बाद खिसकना, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है वो पार्ट है, वो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट है। बिफोर फायरिंग द गन एंड बुलेट एट अ रेस्ट, मतलब जैसे कि हम लोग गन से बुलेट फायर करने से पहले दोनों भी कंडीशन क्या थे, जीरो पे थे। यहाँ पे बुलेट का मास रखेंगे M2 और बुलेट का वेलोसिटी U2, गन का मास M1 और गन का वेलोसिटी U1। बुलेट फायर करने से पहले दोनों भी रेस्ट में थे, सो टोटल मोमेंटम था जीरो। आफ्टर फायरिंग द बुलेट, बुलेट फायरिंग करेंगे, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड फास्ट, तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। उसी वक्त गन जो है थोड़ा पीछे की तरफ मूव होता है टू कीप मोमेंटम जीरो,
मोमेंटम जीरो रखने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने गन के अंदर बुलेट रखा था फायर करने से पहले, जितना मोमेंटम था उतना मोमेंटम बैलेंस करने के लिए, जीरो मोमेंटम लाने के लिए गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं। तब बुलेट फायर करने के बाद बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, उसी टाइम गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, और जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि बैलेंस किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। दिस बैकवर्ड मोशन, मतलब जो गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होना, इसी को बोला जाता है रिकॉइल ऑफ ए गन। द रिकॉइल स्पीड इज वेरी स्मॉल बिकॉज द गन इज वेरी हेवी। बुलेट का स्पीड बहुत फास्ट रहता है, बट गन का जो रिकॉइल स्पीड रहता है ना बहुत कम रहता है, क्योंकि गन के कंपैरिजन में और बुलेट के कंपैरिजन में हेवी कौन है, बुलेट और गन? गन। गन हेवी होने की वजह से उसका बैकवर्ड स्पीड जो है, रिकॉइल स्पीड है, वो कम रहता है, और उसके कंपैरिजन में बुलेट जो रहता है वो हल्का रहता है, लेस मास में थोड़ा कम रहता है, इसीलिए उसका स्पीड जो रहता है वो हाई स्पीड रहता है। यहां तक आपको समझा है? कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सेम एग्जांपल है कैनन का। कैनन भी क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसके जो टायर्स जो रहते हैं ना वो पीछे की तरफ घूम जाते हैं, यही एग्जांपल है। और आपको पूरा बोला जाता है कि इसमें मोमेंटम फाइंड आउट करो। एक क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल का वाला ही क्वेश्चन है, और 500 केजी कैनन मतलब तोफ recoils with a speed of 0.25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स मोमेंटम? मतलब एक तोफ खाना है, जो तोफ में उसमें रिकॉइल स्पीड दिया है, मतलब जो पीछे की तरफ रिकॉइल होता है कैनन, उसका स्पीड आपको दिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो कैनन का वेट है वो कितना दिया है, 500 केजी। तो आपको बोला गया है कि इस कैनन का मोमेंटम क्या रहेगा। सो यहाँ पे मोमेंटम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो रिकॉइल स्पीड मतलब V। सो 500 इंटू 0.25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 125। आगे 2 जीरो लिखोगे आप, बट 0.25 मतलब 25, 0.25 जो लिखा है उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो आपका आंसर आएगा 12500। 2 जीरो छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट लोगे तो 125.00 आएगा। पॉइंट के बाद 00 रहता है तो हम लोग उसको मेंशन नहीं करते। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और आज के समराइज में जो हम लोगों ने सीखा है ये उसका शॉर्टकट है कि फर्स्ट लॉ क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं, लेजी रहते हैं। दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर वो रेस्ट में रहेंगे तो रेस्ट मोशन में ही रहेंगे, अगर वो घूमते रहेंगे, जैसे कि घर में फैन जैसे ऑन किया जाता है वो कंटिन्यूअसली घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, जब तक कि आप स्विच ऑफ नहीं करते तब तक वो घूमना नहीं छोड़ता। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ फोर्स बोला जाता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में, मैच द कॉलम में ये पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसके आगे सीक्वेंस के हिसाब से आपको पेयर ज्वाइन करने रहते हैं। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉज ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ फोर्स, और थर्ड लॉ को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। याद रखना, ये पूछा जाता है। फोर्स नेवर एक्ट अलोन, दे ऑलवेज एक्ट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। इसको हम लोग थर्ड लॉ बोलेंगे। सेकेंड लॉ आपको फोर्स का फॉर्मूला देता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसीलिए उसको लॉ ऑफ फोर्स बोला जाता है। इसमें हम लोग को मोमेंटम ढूंढना पड़ता है, तो मोमेंटम का भी फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू M इंटू वी। और इसी 3 लॉस का यूज करके नेक्स्ट, मतलब इन फ्यूचर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स में यही 3 आपको बेसिक
याद रखना है, और इसके ऊपर ही फिजिक्स है। जैसे आगे का स्टडी करोगे वो बहुत इजी होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस टॉपिक में हम लोगों ने आज के नोट्स क्या फाइंड आउट किए। इसका मैंने की पॉइंट्स लिखा है कि अनबैलेंस फोर्स आर नीडेड टू क्रिएट अ मोशन। मतलब अनबैलेंस फोर्स से एक मोशन क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट, इनर्शिया इज एन ऑब्जेक्ट्स नेचुरल टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट मोशन में रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। नेक्स्ट है मोमेंटम का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू mv, ये हम लोगों ने सीखा। देन मास का फॉर्मूला, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। देन एक्शन रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट अलोन, ये पेयर में एक्ट होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, इनका अपोजिट डायरेक्शन रहता है। और जो मोमेंटम रहता है यूनिवर्स में वो हमेशा कंजर्व किया जाता है, नेवर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो क्विज आपके सामने, ये क्विज रखा है मैंने। यही क्विज आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आंसर के लिए मैंने ग्रीन कलर का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। नेक्स्ट लेक्चर्स जब रहेगा यही क्वेश्चंस मैं रिपीट आपसे पूछूंगा, तब ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको आंसर बताना है। इक्वेशन फॉर फोर्स F इज इक्वल टू ma, टेंडेंसी टू रिमेन एट अ रेस्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, और लास्ट है गन मूविंग बैकवर्ड व्हेन बुलेट इज फायर्ड, इट्स कॉल्ड एज रिकॉइल। यहां तक समझा है आपको? यस सर। Yes, sir. सो इसके बारे में आप सोचोगे, ये आपके साथ पीपीटी शेयर किया जाएगा, ये आज के लेक्चर का समरी है जो आपने क्या सीखा है। इसके बारे में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो और इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करके बताओगे। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क्स रहेंगे, यहाँ पे हिंट भी दिया है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है? यस सर। या और इसके बारे में लास्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा अपने तरीके से सोचो, डिस्कस करो और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इसका आंसर बताओ, आपको क्या लगता है। ठीक है, यहां तक मैं रुकता हूं। और आज का सेशंस कैसा था और आपको क्या समझ में आया, ये आप मुझे बता सकते हैं क्या कोई? एनीवन? यस ऋतुपर्णा। सर हमने थर्ड लॉ सीखा, लॉ ऑफ हम्म। इनर्शिया, और उसमें था कि हम अगर किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो वो भी हम पर फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल किसी दीवार पर मारेंगे तो वो दीवार भी हम पर वो सेम फोर्स लगा के बॉल फेंकेगी। बॉल पे फोर्स लगाते हैं हमारे ऊपर में। जी। यस सर। ओके। मतलब आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूटन्स के 3 लॉज सीखे। अब ये 3 लॉज आपको नेक्स्ट ईयर साइंस का जो पहला लेसन है ग्रेविटेशन, इसमें भी यूज होने वाला है। इसमें हम लोगों ने न्यूटन्स के 3 इक्वेशन सीखे थे। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन था वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं इसको याद रखने के लिए नहीं कहूंगा, बट इसको आप स्किल के तरह यूज करो, तब जाके आपका नेक्स्ट ईयर फिर से साइंस रहेगा। अभी 9th स्टैंडर्ड से साइंस से 2 बुक्स है, साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2 ऐसे रहेंगे। तो इसमें आपके 3 पार्ट्स बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो ये फिजिक्स वाला पार्ट है। सेम यही लॉज यूज करके हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी सीखने वाले।
तो अभी मेरा 9th स्टैंडर्ड खत्म हुआ सर, इसके बाद अगले साल मैं 10th में जाने वाला हूँ। तो मुझे मार्क्स के लिए तो पढ़ना ही है, बट उसको अपने स्किल के तरह याद भी रखना है, इसको यूज करना है। नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से न्यूटन्स के लॉ सीखना पड़ेगा, फिर से आपको उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा अगर आप भूल जाओगे तो। सो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय। Thank बाय you. सर, गुड नाइट। बाय सर।